नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स विश्लेषण में। तो चलिए आज की जो भी बड़ी खबरें हैं ना, उन्हें फटाफट एग्जाम रेडी फैक्ट्स में बदल देते हैं। तो 14 फरवरी की वो कौन सी टॉप हेडलाइंस हैं जो अगले एग्जाम का सवाल बन सकती हैं? आइए जरा गहराई से समझते हैं। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये सेशन बहुत ही काम का होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स की। देखते हैं कौन कौन सी हस्तियां और सम्मान हाल ही में चर्चा में रहे। शुरुआत करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। देखिए 12 फरवरी को उनकी 202वीं जयंती मनाई गई और उनका ये मशहूर नारा वेदों की ओर लौटो, ये तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं जो उनसे जुड़े हुए बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक 1875 में स्थापना की थी। ये साल तो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। उनका असली नाम मूलशंकर, शुद्धि आंदोलन और उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण हस्ती सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं। 13 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं 1925 के कानपुर सेशन में। ये फैक्ट भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब एक अवार्ड की बात करते हैं। चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026। ये 2 भारतीय डॉक्टर्स को दिया गया है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। किस लिए? मोतियाबिंद के इलाज में उनके शानदार काम के लिए। असल में ये अवार्ड ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान में ह्यूमैनिटेरियन काम को पहचान देता है। तो ये तो थे कुछ चर्चित व्यक्ति और पुरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश की बड़ी खबरें, यानी नेशनल न्यूज़। तो देखिए लोकसभा में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस दिया है। अब ये एक खास संसदीय प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब्सटैंटिव मोशन होता क्या है। देखिए ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, जिसे कोई सांसद पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी मुद्दे पर लाता है और इस पर सदन में बाकायदा वोटिंग होती है, एक फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है। और इसकी प्रक्रिया भी समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक सांसद नोटिस देता है, फिर सदन के स्पीकर उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद 0 आवर में इस पर बहस होती है और आखिर में होती है वोटिंग। अगर ये पास हो गया तो जिस एमपी के खिलाफ ये लाया गया है उसके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हाँ, बीपीएससी जैसे स्टेट लेवल एग्जाम्स के पॉलिटी सेक्शन के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं समझना बहुत जरूरी है। चलिए राजनीति से अब सामाजिक कल्याण की ओर चलते हैं। केरल सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, स्त्री सुरक्षा योजना। इसका मकसद है कमजोर महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इसमें बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर और ट्रांसजेंडर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और अब एक मजेदार और अनोखी खबर। भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। जी हाँ, इस रोड पर कुछ खास पट्टियां लगाई गई हैं और जब गाड़ियां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती हैं तो जय हो गाने की धुन सुनाई देती है। कमाल का तरीका है स्पीड लिमिट लागू करवाने का। चलिए अब अगला सेक्शन देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें हेल्थ इनोवेशन से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं। स्क्रीन पर ये जो साल आप देख रहे हैं 2027, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए ये नया टारगेट ईयर सेट किया है और ये मिशन है लिम्फेटिक फिलारियोसिस को खत्म करने का। इसे हाथी पांव या एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अभियान शुरू किया है। अच्छा, ये बीमारी होती है एक परजीवी कीड़े वोखेरिया बैंक्रॉफ्टी से और फैलती है मच्छर के काटने से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का लक्ष्य इसे 2027 तक खत्म करने का है, जबकि ग्लोबल टारगेट 2030 का है। अब स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और वजह बताई है कि इसकी इफेक्टिवनेस का कोई मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। ये एक लैंडमार्क रूलिंग है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पर सीधा असर डालेगी। चलिए अब रुख करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की तरफ। देखते हैं इस क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। जम्मू कश्मीर से एक खबर है। वहां के मुख्यमंत्री ने झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बात कही है। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 1989 से रुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इस पर आपत्ति जताता रहा है।
तो इस तुर्बुल प्रोजेक्ट के पूरे विवाद को समझने के लिए 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को समझना होगा। ये संधि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। अब देखिए इस टेबल को। इसके तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज का भारत के पास। क्योंकि झेलम एक पश्चिमी नदी है, इसीलिए इस पर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान आपत्ति करता है। डिफेंस से जुड़ी एक और खबर। भारत और थाईलैंड के बीच एक हवाई अभ्यास हुआ है जिसका नाम है InSitu। ये अभ्यास हिंद महासागर में मलक्का जलडमरू मध्य के पास हुआ और इसका मकसद था दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स पर। देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। आर्कटिक में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। नेटो ने अमेरिका के कहने पर एक आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया है। असल में सारा मामला ग्रीनलैंड को लेकर है, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। नेटो ने वहां एक कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज की घोषणा की है और अमेरिका का लक्ष्य वहां अपना प्रभाव बढ़ाना है। तो चलिए आज की चर्चा के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना का साल 1875, ये याद रखना है। दूसरा, तुलबुल प्रोजेक्ट का विवाद 1960 की सिंधु जल संधि से जुड़ा है। और तीसरा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का भारत का लक्ष्य है 2027। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिना वैज्ञानिक सबूतों वाली थेरेपीज पर रुख अपनाया है, उसे देखते हुए यह सोचना दिलचस्प है कि भारत में मेडिकल रेगुलेशन का अगला कदम क्या हो सकता है। यह फैसला मेडिकल एथिक्स और साइंटिफिक वैलिडेशन पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू करता है।